ओके सो अब हमारे पास लास्ट क्लास का ये इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा कंटिन्यू होगा। हमने इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की डेफिनेशन समझ ली थी और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं थियोरेटिकली एंड डायग्रामेटिकली दोनों समझ लिया था। और उसमें हमने इंडिफरेंस प्रेफरेंस कर्व एंड बजट लाइन को कनेक्ट किया था डिमांड से। ठीक है, आ जाए। अब हमारे पास आगे मूव फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर बेटा there is another thing known as the types of goods। ठीक है ना। अब इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ कि एक तरफ मेरे पास आ जाते हैं नॉर्मल गुड्स। ठीक है, नॉर्मल गुड्स के बाद मेरे पास मैं कॉलम बना लेता हूँ और मैं हेडिंग डाल देता हूँ नॉर्मल गुड्स के साथ साथ मेरे पास आ जाते हैं इंफीरियर गुड्स। ठीक है, और इंफीरियर गुड्स के बाद मेरे पास यहाँ पर अगला टाइप का गुड आ जाता है दैट इज नोन एज गिफन गुड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्री डिफरेंट गुड्स आ गए जिन तीनों को हमें यूज करके इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझना होगा, क्योंकि हर केस में इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस लेगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नॉर्मल गुड्स को समझ लेते हैं। नॉर्मल गुड्स हमारे पास जो है इसका दूसरा नाम होता है सुपीरियर गुड्स। ठीक है, और सुपीरियर गुड्स हमारे पास जो है दे आर हाई क्वालिटी। ठीक है, दे आर एक्सपेंसिव। हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाएगी यहाँ पर नॉर्मल या सुपीरियर गुड्स की। लेट्स से फॉर एग्जांपल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये एग्जांपल कंप्लीट हुई, अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ नॉर्मल गुड्स पे। द लॉ ऑफ नॉर्मल गुड्स। ठीक है, जब लॉ ऑफ नॉर्मल गुड्स को समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो वो क्वांटिटी डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स यानी सुपीरियर गुड्स बढ़ाएंगे। जाहिर सी बात, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करेंगे वो लोग, क्योंकि ये लग्जरी गुड है। और इसी तरह जब इनकम गिरेगी तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स गिर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो है पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसी चीज को प्राइस के अकॉर्डिंग बात करें ना, तो ये तो फेयर इनफ बात है कि अगर हमारे पास प्राइस किसी भी गुड की बढ़े, लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि उस गुड की क्वांटिटी डिमांड जो है वो गिर जाएगी। ठीक है, जरा हम अपने कॉलम को थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, नीचे तक ले जाएंगे उसे। अच्छा, हमारे पास अगली चीज हम लोग इसी नॉर्मल गुड के अंदर ही लिखते हैं, वो है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, अब लॉ ऑफ डिमांड मुझे क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड मुझे ये बताता है कि जब किसी भी गुड की, चाहे वो नॉर्मल गुड ही क्यों ना हो, अगर उस गुड की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो क्वांटिटी डिमांड गिर जाएगी। और इसी तरह अगर उस गुड की प्राइसेस रिड्यूस हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशन की, तो वो मेरे पास जो है वो बन रहा है नेगेटिव और एन इनवर्स रिलेशन। ठीक है ना। आ जाए, हमने जहां बात कर ली नॉर्मल गुड्स की, अब हम आ जाते हैं इंफीरियर गुड पे। इंफीरियर गुड को समझने की कोशिश करेंगे। इट इज द ऑपोजिट ऑफ नॉर्मल गुड्स, जिसका ये मतलब है कि दे आर relatively low quality, they are relatively cheap। ठीक है, और ये sort of a necessity होते हैं। आप या तो इसको लिखेंगे भाई close to need, या आप लिख दिया भाई sort of necessity। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर आ जाते हैं अगले चीज पर, दैट इज द लॉ ऑफ
इंफीरियर गुड्स, ठीक है। अब लॉ ऑफ इंफीरियर गुड्स मुझे क्या बताता है कि भाई जब इनकम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कौन जो है यहाँ इंफीरियर गुड को प्रेफर करेगा, क्योंकि हम तो इनकम के बढ़ने पे नॉर्मल गुड को बाय करते, तो एग्जाम्पल लेते तो और चीज समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल हम इसके ऊपर लिखना भूल गए, यहाँ लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स की आ गई हमारे पास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इनकम जब इंक्रीज होगी तो आप जाहिर सी बात अपनी गाड़ी में जाना प्रेफर करेंगे, दैट इज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। तो जिसका मतलब ये कि आप कॉन्ट्रेट अमाउंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट दैट इज इंफीरियर गुड कम कर देंगे। और इसी तरह जब इनकम गिरेगी तो कॉन्ट्रेट अमाउंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करेंगे, इनकम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर बेटा अगर हम देखें कि जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रेट अमाउंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो डिक्रीज हो रही है। तो दिस इज अ नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। एज फार एज the other case, that is the law of a good, हमारे पास हमने अपने इसी कॉलम को आगे एक्सटेंड करना है, ठीक है। ये हमने अपने कॉलम को आगे एक्सटेंड कर दिया। चलें आगे एक्सटेंड करके अब आ जाते हैं, वही वाली हेडिंग हमारे पास आ जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड मुझे क्या बताता है, सेम है चाहे वो इंफीरियर गुड हो या सुपीरियर गुड हो, जब भी प्राइसेस इंक्रीज होंगी क्वांटिटी डिमांड फॉल हो जाएगी, और जब हमारे पास प्राइसेस रिड्यूस होंगी तो क्वांटिटी डिमांड राइज हो जाएगी। तो यहाँ पर बेटा अगर हम बात कर लें प्राइस की और उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांड की, तो ये मेरे पास जो लॉ बन रहा है आपको समझ आ गया होगा कि ये मेरे पास नेगेटिव रिलेशन बन रहा है, ठीक है ना। तो नेगेटिव रिलेशन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का होता है, ठीक है। ये हमें समझ आ गया। अब आ जाता है हमारे पास सबसे पहले गिवन गुड्स पे, ठीक है ना। अब गिवन गुड्स की, नॉर्मल गुड्स आपने एएस में पढ़ा हुआ है, इंफीरियर गुड एएस में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। गिवन गुड्स पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता एएस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन गुड की मैं आपको डेफिनेशन यहाँ लिखवा दूं, ठीक है। इट इज अ लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट for which demand increases as the price increases and vice versa, ठीक है। अब यहाँ पर तो बिल्कुल एक ऑपोजिट केस चल रहा है, लॉ ऑफ डिमांड तो यहाँ अप्लाई हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो हमारे पास अज्यूम कर लेते हैं, अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, जैसे हमने वो कर लिया सबसे पहले इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हम अपने पास एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे एग्जाम्पल बनाएंगे गिवन गुड की। ये मेरे पास एग्जाम्पल, आपके पास आपका बजट है $100, ठीक है। और उसमें आपके पास आप बाय करते हैं मीट जो कि है $50 का, और आप बात बाय करते हैं ब्रेड लोफ जो कि $10 का, ठीक है ना। सही है। अब अपने बजट को मुझे एलोकेट करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने 5 into 10 ब्रेड बाय कर ली, दैट इज 50। ये आ गया मेरा ब्रेड, क्योंकि जाहिर सी बात है रोटी तो ज्यादा ही चाहिए होगी ना, गोश्त तो थोड़ा कम चाहिए होता है, ऑब्वियस है। और मैंने क्या किया, एक मीट बाय कर लिया, दैट इज 50 फॉर मीट। तो मेरे पास ये मेरा 100 का बजट जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ये आ गया मेरा
बजट। अब हुआ ये यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर कि प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज हो गई। अब देखें पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज होगी तो यार समझने की चीज ये है कि यार प्राइस तो इंक्रीज हो गई ब्रेड की। अब अगर मैं 5 ब्रेड्स ही लेता हूँ तो ब्रेड तो प्राइस में ज्यादा हो रहा है मेरे लिए, तो हमने अज्यूम ये किया कि अब हमारे पास ब्रेड की प्राइस हो गई $15। ठीक है, तो एक कंज्यूमर ने हिसाब लगाया कि मैं पहले 5 ब्रेड लेता था, अभी भी 5 ही लूंगा, पेट का साइज तो छोटा नहीं हुआ ना प्राइस बढ़ने से। तो अब 5 ब्रेड्स मेरी आ रही हैं 75 की। अब क्या मैं मीट ले सकता हूँ? नहीं, मीट तो नहीं ले सकता मैं, वो तो $50 का है। तो मैं क्या करूंगा, अपना जो बचा कुचा बजट है ना वो भी मैं ब्रेड पे लाने की कोशिश करूंगा, और मैं उसको कर दूंगा 6 into 15, जो कि हो जाएगा मेरा 90। अब मेरे पास $10 होंगे जिसे मैं बचाऊंगा, मैं उसका कोई यूज नहीं करूंगा, और मैं एक्स्ट्रा ब्रेड ले ली मैंने। ठीक है ना, क्योंकि हुआ ये क्या, जाहिर सी बात है पेट तो भरना है। जो मीट था वो थोड़ी बहुत तो जगह ले रहा था पेट में, अब मीट है ही नहीं तो थोड़ी बहुत जगह कौन लेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा डबल रोटी मैं लूंगा या एक्स्ट्रा ब्रेड लूंगा मैं। ठीक है ना, ताकि मेरा पेट भी भर सके। और जाहिर सी बात है एक चीज अगर मैंडेटरी है, आप नोट कर सकते हैं, मीट और ब्रेड लोफ में ज्यादा मैंडेटरी चीज ब्रेड लोफ है। ठीक है ना, तो मैं उस केस में ब्रेड लोफ की डिमांड इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है, अगर मुझे डायग्राम बनानी है गिफन गुड्स की, तो बेटा मैं गिफन गुड्स की डायग्राम आपको बता दूं किस तरीके से बनेगी। सबसे पहले आपने अपने यहाँ पर इस चीज को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आप आ जाएंगे अगेन हेडिंग पर, गिफन गुड्स की, और गिफन गुड्स की आप अपने पास जो है वो एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, आपके पास गिफन गुड्स आ गया। आपको पता है कि जब भी प्राइसेस इंक्रीज होंगी इसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, तो ऐसे केस में मेरे पास पॉजिटिव रिलेशन है, जिसका मतलब ये है कि मेरा डायग्राम जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, और अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कुछ इस तरह बन जाएगा। ये मैंने डिमांड बना दिया अपवर्ड स्लोप। ठीक है, आपने अपने पास बेसिक प्राइस पॉइंट ए और बेसिक क्वांटिटी डिमांड निकाल ली। यहाँ आपने लिख दिया भाई ये मेरे पास प्राइसेस हैं, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। अब आप एग्जामिनर को बताएंगे कि जब प्राइस इंक्रीज होती है, ठीक है, फ्रॉम P to P1, आपने एरो से शो कर दिया, तो आप सबसे पहले मूव होते हैं फ्रॉम A to B, और आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो QD से QD1 इंक्रीज हो रही है। बेटा आपको समझ आ गया अनुषा? यस सर। ठीक हो गया, चले अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज देख लेते हैं हमारे पास। अब हम आएंगे इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरे पास, वही दोबारा से टेबल बनाऊंगा, अब इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की हेडिंग डालूंगा। मेरे पास आएगा नॉर्मल गुड्स, मैंने एक कॉलम बना लिया। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा इंफीरियर गुड्स, मैंने दूसरा कॉलम बना लिया। और मेरे पास इसके बाद आ जाएगा वो है गिफन गुड्स, और मैंने यहाँ पर इस तरीके से इनको समअप कर दिया।
चलिए जरा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे बॉक्स में, ठीक है, ताकि एक चीज हाईलाइटेड रहे और आपको पता हो। चले आ जाए। अब मेरे पास यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। और आपको पता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का दूसरा नाम होता है प्राइस इफेक्ट, ठीक है ना। तो अगर बात कर लें यहाँ पर गुड एक्स की, तो अगर गुड एक्स की प्राइसेस जो हैं रिड्यूस होंगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, ऐसा ही है। तो इसका ये मतलब होगा कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसका जाएगा आगे की तरफ, ऐसा ही है ना। डायग्राम में आप देखें अनुषा, यहाँ पर आप देखें आपका x टू x1 क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना आप, मोर ऑफ x लेस ऑफ y। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट as quantity of x will increase and y will fall। अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं अगली चीज पर, दैट इज नोन एज माय इनकम इफेक्ट। हेडिंग डाल लेंगे यहां पर इनकम इफेक्ट की, ठीक है, ब्लैक से हेडिंग डालते हैं, ब्लू से उसको जो है वो हाईलाइट कर देंगे, प्राइस इफेक्ट या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और दूसरा हमारे पास है यहाँ पर इनकम इफेक्ट। अब जब सीधी सी बात है, नॉर्मल गुड्स का तो लॉ हमें पता है। तो अगर इनकम की बात करें तो बेटा समझने की चीज ये है कि यहाँ पर आपने प्राइस के साथ क्या किया, उसको रिड्यूस किया प्राइस को, ठीक है। प्राइस जब रिड्यूस होती है तो हमारे पास अगेन समझने की चीज ये है, एक फॉर्मूला हमारे पास आता है, दैट इज नोन एज रियल इनकम। रियल इनकम का क्या मतलब होता है, रियल इनकम इज द इनकम दैट इज एडजस्टेड विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रियल इनकम का हमारे पास फॉर्मूला होता है नॉमिनल स्लैश मनी इनकम माइनस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अब मुझे जरा बताएं कि अगर प्राइस रिड्यूस होगी तो इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको सीधा सीधा पता है कि जब प्राइस रिड्यूस होगी तो इसका ये मतलब है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है। जब इन्फ्लेशन कम होगा, हमने मनी इनकम को तो चेंज नहीं किया, मनी इनकम को हमने रखा कांस्टेंट, तो हमारी रियल इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा ही है। क्योंकि प्राइसेस रिड्यूस हो रही है, महंगाई कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली मुझे पैसे ज्यादा अच्छे लगने लगेंगे, पैसे दिखाई देने लगेंगे, मुझे पैसे मेरे जेब में बचेंगे, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगेगा मेरी रियल इनकम बढ़ गई है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब प्राइस कम होगी आपकी इनकम, जिसको हम लोग लिखते हैं रियल नेशनल इनकम, बढ़ जाएगी। और रियल इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स भी बढ़ जाएगी। तो अगेन यहां पर भी पॉजिटिव इनकम इफेक्ट एज क्वांटिटी ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। वाई तो वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें वाई को तो भी छेड़ने की जरूरत नहीं, हम तो सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सब्सटीट्यूट में वाई बताना क्यों जरूरी, क्योंकि सब्सटीट्यूटिंग एक्स, ठीक है ना। मतलब आप एक्स और वाई में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ना, मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई कर रहे हैं आप। अब आ जाए इंफीरियर गुड पे। इंफीरियर गुड का भी देख लेते हैं बेटा, हमारे पास सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, जिसका दूसरा नाम है प्राइस इफेक्ट, ठीक है। हेडिंग डाल लेंगे इन दोनों की, और इसके बाद इसमें लिखना शुरू करेंगे। वही वाली बात है, गुड एक्स की बात करते हैं कि गुड एक्स की हमारे पास जो प्राइसेस है वो रिड्यूस हो गई, तो सीधी सी बात है क्वांटिटी डिमांड तो इंक्रीज होगी। तो अगर हमने एक्स को इंफीरियर गुड समझा हुआ है, तो बात वही आ गई बेटा कि दिस इज
positive substitution effect as the quantity of x will increase and y will fall, क्योंकि y relatively expensive है, x relatively cheap है. आप x पे जाएंगे. अब आ जाए इसकी हेडिंग में इनकम इफेक्ट. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि इनकम इफेक्ट के बारे में अगर बात करें तो लॉ ऑफ इंफीरियर गुड्स अगर आप नोट करें, इनकम इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी ना. ठीक है, ये याद रखना है आपको. जबकि नॉर्मल गुड में इनकम के इंक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होती थी. ठीक है, आ जाए समझ लेते हैं. तो यानी हुआ ये है कि अगर प्राइसेस गिरेंगी तो इससे रियल नेशनल इनकम बढ़ेगी, और रियल नेशनल इनकम के बढ़ने पे आप नॉर्मल गुड्स बाय करते हैं ना, तो इंफीरियर गुड की तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी. तो इसका ये मतलब हुआ हमारे पास कि देयर इज नेगेटिव इनकम इफेक्ट as quantity of X falls. Why? Because the law of inferior goods. That is the case. You need to understand it. तो ये मेरे पास हमने नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स का केस कर लिया, और उसके अंदर हम लोगों ने रियल इनकम वाली बात भी कर ली थी. ठीक है ना. तो रियल इनकम वाली बात को हम लोग जो है वो ऊपर लिख लेते हैं. आगे हमारे पास जगह बीच में बहुत है. ठीक है ना. तो रियल इनकम वाली बात यहाँ पर लिख लेते हैं हम. अपने पास फॉर्मूला real income is equals to nominal slash money income minus the rate of inflation. हमने डेटा ये बनाया कि अगर प्राइस गिरेंगी इन्फ्लेशन गिरेगा. हमने अपनी मनी इनकम को कांस्टेंट रखा जिससे हमारी रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. और वाइस वर्सा केस क्या होगा? वाइस वर्सा केस ये है कि अगर मेरे पास प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, अगेन नॉमिनल और मनी इनकम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब रियल इनकम जो है वो गिर जाएगी आपकी. ठीक है. गिवन गुड्स को इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम लोग जो है वो नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स की डायग्राम बना लेते हैं. तो सबसे पहले आ जाते हैं नॉर्मल गुड पे. हमने अपने पास डायग्राम बनानी है नॉर्मल गुड्स की. ठीक है. हमारा डेटा ऊपर तैयार है. ये हमारा डेटा है. ठीक है. दो एक्सेस बना लेंगे. तो अपने पास हमने दो एक्सेस बना लिए. ठीक है. यहाँ पर आ जाएगा गुड वाई, इधर आ जाएगा यहाँ पर गुड वाई एंड गुड एक्स. और रिमेंबर ये गुड एक्स आपका है नॉर्मल गुड. हमने यही पढ़ा है ना. अभी हमने एक्स की बात की है. सबसे पहले आप अपनी बेसिक बजट लाइन बना देंगे, या आपने अपने पास अपनी बेसिक बजट लाइन बना दी. ठीक है. दिस इज योर बेसिक बजट लाइन जिसमें आपके पास आप ऑपरेट कर रहे हैं ए बी बजट लाइन पर. जब आप ए बी बजट लाइन पे ऑपरेट कर रहे हैं तो उस ए बी बजट लाइन पे आपके पास ये आ गया इंडिफरेंस कर्व. ठीक है. अब इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट कर देंगे हम अपने पास. ये हमने इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट कर दिया. सही है. आ जाए हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी. सबसे पहले ये इक्विलिब्रियम बनेगा. इससे क्वांटिटी ऑफ वाई वाई लिख देंगे. क्वांटिटी ऑफ एक्स डिटरमाइन हो जाएगी. और यहाँ पर मेरे पास दिस इज आईसी. अब मैं अपने पास इस आईसी पे एक बजट लाइन बनाऊंगा. ठीक है ना. टेंजेंट करूंगा बजट लाइन को. तो मैं अपने पास यहाँ पर एक बजट लाइन बना देता हूँ. ये मैंने अपने पास एक बजट लाइन बना लिया. अब इस बजट लाइन को मुझे टेंजेंट करना है. ठीक है.
ये आ गया मेरे पास बजट लाइन। आप नोट कर लें कि आपका बजट लाइन जो है वो यहाँ टेंजेंट हो गया। ठीक है, आपने अपने पास बजट लाइन का नाम डिराइव करना है कि ये आपके पास कौन सी बजट लाइन कहलाएगी। इस बजट लाइन को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे यहाँ से। हाँ, अब परफेक्ट आ रही है। ठीक है, अच्छा अब इस बजट लाइन का मतलब अपने पास नाम डिराइव कर लेना है, दैट इज A1 B1। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये आपके पास क्वांटिटी आ गई ऑफ एक्स जो कि इंक्रीज हो रही है। और होना भी यही चाहिए क्योंकि लॉ आपको क्या बता रहा है, ऊपर देखें आप, लॉ को देखें, लॉ आपको यही बता रहा है कि आपके पास जब प्राइस रिड्यूस होगी एक्स बढ़ेगा। आपको एक्स बढ़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है और आपको वाई गिरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये हो गया आपका Y1। ठीक है, इसके बाद आप देखें ये आपका नया इक्विलिब्रियम इवन बन गया। अब आप बताएंगे कि जब ऑपरेट आप कहाँ कर रहे हैं, ए बी पे ऑपरेट नहीं कर रहे, अब आप A1 B1 पे ऑपरेट करें तो A1 B1 से आपके पास, आपको पता है इनकम से बजट लाइन क्या होता है, शिफ्ट होता है। ठीक है, तो इनकम से हमारे पास सबसे पहले यहाँ डेटा तैयार करेंगे कि हमारे पास प्राइस ऑफ एक्स फॉल, quantity demand of X increase, PL of X increase, and BL that is budget line of Y decrease. क्यों? X is relatively cheaper than Y, and utility per dollar spent on X is greater than Y। ठीक है, यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया है ना। अब हम अपने पास एग्जामिनर को बताएंगे कि यहाँ पर प्राइस जो रिड्यूस हुई है एक्स की, तो इससे इफेक्ट ये आएगा कि हमारे पास प्राइस के कम होने से आपकी रियल नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका बजट लाइन बाहर की तरफ आप कहेंगे आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपका बी एल ऑफ एक्स एंड वाई विल इंक्रीज। तो हमारे पास बी एल ऑफ एक्स एंड वाई कहाँ है, A1 B1 पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, उसको बाहर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। नोट कीजिएगा, अब मैं शिफ्ट डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने A1 B1 से बाहर शिफ्ट किया और इतना शिफ्ट किया कि मेरे पास एक पैरेलल शिफ्ट बने बिटवीन A1 B1 एंड A B2। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, सर आपने बजट लाइन जब शिफ्ट किया है तो वाई का बजट क्यों नहीं बढ़ा। वाई का बजट तो मैक्सिमम ए से ही आपने निकाला, तो बेटा वो इसलिए है क्योंकि गुड एक्स पर दो इफेक्ट्स हैं, प्राइस का भी इफेक्ट, इनकम का भी इफेक्ट। वाई पर प्राइस का इफेक्ट आया ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसी वजह से उसके बजट लाइन में चेंज इतना नहीं है कि जो असल बजट लाइन ज्यादा शिफ्ट हो रहे होंगे B1 एंड B2, वो हमारे पास नॉर्मल गुड्स के, दैट इज गुड एक्स के हो रहे होंगे। ठीक है, हम अपने पास यहाँ पर अपने बजट लाइन को थोड़ा सा इस तरीके से, हाँ ऐसे बनाएंगे ताकि वो परफेक्ट बने। दिस इज B2। ठीक है, अब हम अपने इंडिफरेंस कर्व को शिफ्ट करते हैं। ऑब्वियस है, इनकम की वजह से इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट होता है। लॉ क्या बोल रहा है कि एक्स की क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। अब एक्स की क्वांटिटी हम बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ेगी, सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व को हम शिफ्ट करेंगे। हमारे पास जो आईसी है, अब वो IC1 पे आ जाएगा और वो कुछ इस तरीके से आपका शिफ्ट कर रहा होगा। आपने इंडिफरेंस कर्व को शिफ्ट किया और आपने एग्जामिनर को बता दिया कि ये मैंने इंडिफरेंस कर्व को शिफ्ट कर दिया है। सही है, एग्जामिनर को आपने समझाना होगा कि दिस इज माय इंडिफरेंस प्रेफरेंस कर्व,
नोन एज IC2, जिसपे मेरा नया इक्विलिब्रियम बन रहा है E2। उस नए इक्विलिब्रियम से मेरे पास क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ रही है, X2 पे जा रही है, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ वाई भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वाई भी तो रिलेटिवली मुझे अच्छा लगने लगेगा ना, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई। तो लेकिन ध्यान यहाँ पर वाई पे नहीं देना बेसिकली। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले ये X2 X1, ये X2 X1 हमारे पास है दी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो कि पॉजिटिव है। और उसके बाद मेरे पास X1 से X2 मेरे पास इनकम इफेक्ट है। तो इनकम इफेक्ट भी मेरे पास पॉजिटिव है, ये आ गया आपका इनकम इफेक्ट, और ये भी मेरे पास है पॉजिटिव। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोना वर्क इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। जी बेटा, बोले अनुषा। चले, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब एग्जैक्ट केस है हमारा, लेकिन अब जाहिर सी बात है गुड चेंज हो जाएगा। और गुड का नाम है हमारे पास इंफीरियर गुड, ठीक है। इंफीरियर गुड को समझने की कोशिश करेंगे डायग्रामेटिकली। हमने इंफीरियर गुड का हमारे पास डाटा तैयार है। इंफीरियर गुड का डाटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गिवन गुड्स को भी हमने पॉज किया, गिवन गुड नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आ जाए नॉर्मल गुड के बाद आते हैं इंफीरियर गुड पे। अब इंफीरियर गुड की डायग्राम बनाएंगे, लेकिन पहले वही वाली बात है, हेडिंग डाल लेंगे। हमने अपने पास हेडिंग डाल ली, इंफीरियर गुड्स। और हमने अपने पास इसको इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। आ जाए, हम अपने पास सबसे पहले वैसे ही दो एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने दो एक्सेस ड्रॉ कर लिए, ठीक है। एक तरफ हमने मेंशन कर दिया गुड वाई, दूसरी तरफ हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर गुड एक्स। रिमेंबर, हमारे पास ये गुड है इंफीरियर गुड्स, ठीक है। अब हम अपने पास सबसे पहले बेसिक बजट लाइन बनाएंगे। हमने अपना बेसिक बजट लाइन बना दिया, और इस बजट लाइन को हमने नाम दे दिया कि ये मेरे पास AB बजट लाइन है। इस AB बजट लाइन पे हम अपने पास एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर देंगे। हमने ड्रॉ कर दिया इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व को बेटा यहाँ से टेंजेंट करने की कोशिश करेंगे, सही है। आ जाए, टेंजेंट कर लिया हम लोगों ने। अपने पास अपना बेसिक पॉइंट बना लेते हैं। आपके पास क्वांटिटी ऑफ y एंड क्वांटिटी ऑफ x आ गई, ठीक है। और ये आपका इंडिफरेंस कर्व आ गया। अब आप इस इंडिफरेंस कर्व पर अपना सेकंड बजट लाइन बनाएंगे। आपको पता है, आपने एक की प्राइस को गिराना है, ऑब्वियस है। डेटा पहले लिख देता हूँ ताकि चीज और अच्छे से समझ आए। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा कि प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स विल इंक्रीज। जिससे होगा ये कि हमारा बजट लाइन ऑफ एक्स विल इंक्रीज एंड बजट लाइन ऑफ वाई विल डिक्रीज। क्योंकि हो ये रहा है कि एक्स इज नाउ relatively cheaper than Y, and utility per dollar spent on X is greater than Y। ठीक है ना, अभी तो यही चल रहा है ना, तो उसी चीज को लेकर चलेंगे। नया बजट लाइन बनाते हैं।
ये हमने अपने पास एक बजट लाइन बनाने शुरू करेंगे। ये हमारा दिस इज द सेकंड बजट लाइन। ठीक है, आप नोट करें हमारे पास हमारा बजट लाइन बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए। तो बजट लाइन को हम इस तरीके से, मेरे पास तो आईपैड है, मैं चेंज कर सकता हूँ। आप पेंसिल स्केल से डायग्राम को पहले परफेक्ट करेंगे कि डायग्राम इंशाल्लाह रही, कोई इशू वाली बात नहीं। आप मूव हो फ्रॉम ए टू A1 एंड बी टू B1। ठीक हो गया? और आप क्या पहले जाएगा 10 आपने इसको यूज किया है, इसको आपने इंक्रीज टू X1 का है। ठीक हो गया? चले अब की बात मैं बता, प्राइस, भाई प्राइस जो जब हमारे पास प्राइस हो जाती है तो इससे रियल नेशनल इनकम, हमारा जो बजट लाइन है वो हो जाता है लाइन ऑफ एंड वाई होगा, मगर समझने की है कि नॉर्मल गुड्स में दोनों इफेक्ट फॉरवर्ड जा रहे थे। ठीक है ना? X टू X1 फॉरवर्ड, नोट कीजिएगा X टू X X X2 फॉरवर्ड, वो दूसरे पेन से करता हूँ, ये दोनों फॉरवर्ड है ना, एरो से तो खैर आपको शो हो रहा है ये फॉरवर्ड इफेक्ट, फॉरवर्ड इफेक्ट। ठीक है, ये आपका आ गया फॉरवर्ड इफेक्ट, दोनों पॉजिटिव है इफेक्ट्स। यहाँ पर जाहिर सी बात है ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि भाई इंफीरियर गुड के केस में नेगेटिव इनकम इफेक्ट आता है। ठीक है ना? अब नेगेटिव इनकम इफेक्ट किस तरीके से हम बनाएंगे समझ लेते हैं डायग्राम के अंदर। सबसे पहले हम अपने बजट लाइन को आगे शिफ्ट करेंगे, A1 B1 से वो आगे शिफ्ट होगा, वही पेन का कलर हम लोग चेंज करेंगे और अपने बजट लाइन को इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे। हमने बजट लाइन को शिफ्ट किया फ्रॉम A1 B1 टू A B2। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, अपने इनडिफरेंस कर्व को चेंज करना है। ठीक है ना? इनडिफरेंस कर्व को हम कोशिश करेंगे बेटा इस तरीके से चेंज करें कि इससे हमें फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की चीज ये है कि हमें एक ही क्वांटिटी कम करनी है और दूसरी की क्वांटिटी बढ़ानी है। ठीक है, ये बात फैक्ट है, ये चीज अप्लाई हो जाएगी हमारे पास। मगर थोड़ा सा डायग्राम के अंदर इस वक्त इशू ये आ रहा है कि हम लोगों ने जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताया वो बहुत छोटा सा बताया है। एक काम ये कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को थोड़ा सा एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे ले जाते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। चलें आ जाए, हमने अपने पास यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व को आगे शिफ्ट करना है। इंडिफरेंस कर्व को आगे इस तरीके से शिफ्ट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर गुड एक्स को रिड्यूस होना चाहिए, गुड एक्स रिड्यूस करना है हमें, इस बात को आप समझें। बेटा अनुषा, क्या आप मेरे साथ हैं? हेलो? ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है, ठीक है। अब हम इस डायग्राम के अंदर क्या करेंगे, हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो बता दिया। अब हमें बेसिकली करना है कि हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को थोड़ा सा एक बड़े पिक्चर में एग्जामिनर को दिखा देते हैं ताकि हमें इनकम इफेक्ट बनाने में भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली चीज तो ये हो जाएगी इस तरीके से,
हम अपने पास ये पूरा डेटा को इरेज कर दें, ठीक है, और डायग्राम को थोड़ा सा बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। आ जाए, सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये इंडिफरेंस कर्व को थोड़ा सा हम इस तरीके से आगे कर लेते हैं और इस तरीके से इसको बेंड कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास हमारा बजट लाइन को भी हमें चेंज करना होगा। थोड़ा बजट लाइन को चेंज कर लेते हैं। ये हमने बजट लाइन को इस तरीके से आगे किया और यहाँ पर इस तरीके से, तो हमारे पास हो ये रहा है बेसिकली कि हमारा बजट जो है वो आगे बढ़ रहा है। इफेक्ट दिखा देंगे एग्जामिनर को कि ये हमारे पास A1 और ये B1 बजट लाइन है, जिसमें मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट ये बन रहा है। आपने बना लिया X1, ठीक है, और आपने एग्जामिनर को बता दिया कि हम लोग जो है वो E1 मूव हो रहे हैं। ये आपके पास X2 X1 आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। इसके बाद आप अपने बजट लाइन को शिफ्ट करके दिखाएंगे। आपने अपने बजट लाइन को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। आपने जैसे ही अपना बजट लाइन यहाँ पर शिफ्ट किया, आपके पास जाहिर सी बात है नया केस बन रहा है, वो आपके पास B2 पे आप आ गए। अब इंडिफरेंस कर्व को इस तरीके से हम लोग शिफ्ट करेंगे कि हमारे एक्स की क्वांटिटी बैकवर्ड आए। तो इंडिफरेंस कर्व को सबसे पहले हम लोग शिफ्ट कर दें। हमने अपने पास यहाँ इंडिफरेंस कर्व को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, जब हम शिफ्ट करेंगे तो एक चीज बहुत समझने की है बेटा, बहुत इसके अंदर ध्यान देना होगा कि हमें इसको ऐसे शिफ्ट करना है कि ये टेंजेंट जो है ना वो बैकवर्ड जा रहा हो हमारा, इस तरीके से। ये आपके पास यहाँ टेंजेंट हो रहा है इंडिफरेंस कर्व। आई एम सॉरी बेटा, अर्जेंट कोई कॉल आ गई कि मुझे पता नहीं। दोबारा से लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आपके पास आप नोट करें यहाँ पर, ये आपका इफेक्ट है। आपका इक्विलिब्रियम ई से E2 जा रहा है। ये आपका इफेक्ट आ रहा है इस तरीके से, जिसमें आपका X2 रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास E से E2 हम जा रहे हैं। ये आपका इंडिफरेंस कर्व आ रहा है, सही है। दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। तो आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें, आपका जो शेड कर रहा हूँ एरो, ये वाला एरो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और आपका ये वाला एरो इनकम इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज लास्ट आज की क्लास के लिए, कि जब प्राइसेस रिड्यूस होंगी तो आपकी रियल नेशनल इनकम बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपका बजट लाइन ऑफ एक्स एंड वाई आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मगर इंफीरियर गुड का लॉ आपको क्या बोलता है कि आपके पास जो है वो चीजें डिफरेंट होंगी। तो मैं एग्जामिनर को बता दूंगा कि यहाँ पर एक्स से X1 मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और मेरा X1 से X2 वो है इनकम इफेक्ट, ठीक है।
अनुषा बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बताएं बेटा, मुझे कंफर्मेशन दें। फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। टेक केयर, गुड बाय।